Hi guys, this is Sumit and you are watching Knowledge Modulation. Today in this video we are going to learn what is virtualization and what is containerization. The basic key points and the basic difference in between virtualization and the containerization is discussed in this video. हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चले, so be patient. आप ये वीडियो एंड तक देखिए. वीडियो के एंड में आपका जो कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन में वो क्लियर हो जाएगा. आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू टू आवर वीडियो. So the first question comes in mind is what is virtualization? To understand the functionalities of virtual machines, first we need to understand why they were created. सबसे पहले होता क्या था कि हम लोग एक सर्वर पे साइट्स वगैरह होस्ट करते थे, वो एक सर्वर यूज करते थे, लेकिन उसके लिए हर टाइम पे अगर हम लोग को कुछ छोटी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी एक अलग से सर्वर बनाना पड़ेगा. उसके लिए सब फिजिकल सर्वर्स लगेंगे, सीपीयूज लगेगा, डेस्कटॉप्स लगेगा, फिजिकल मेमोरीज लगेंगे एंड ऑल एनवायरमेंट सेटअप लगेगा. सो ये जो कॉस्ट कटिंग है इसके लिए और मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज्यादा मैन पावर लगेगी. सो ये सब जो ड्रॉबैक्स है ये रिमूव करने के लिए एक तरीके से ये वर्चुअलाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चालू हो गया. दिस अलाउड फॉर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू बेटर अप्लाई एट सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. वर्चुअलाइजेशन क्या करेगा, अगर एक आपको 4 अलग अलग सर्वर आपको बनाने थे तो 4 मशीन्स आपको फिजिकल मशीन्स लगती थी, लेकिन वर्चुअलाइजेशन आने के बाद एक ही सेम मशीन पे आप 4 अलग अलग या फिर आपको जितना चाहिए आपके मेमोरी के या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतने वर्चुअल सर्वर्स एक ही फिजिकल डिवाइस पे बना सकते हो. यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि एक डायग्राम है सिंपल सी. एक मेन सीपीयू है जो नीचे लगा हुआ है और इसके ऊपर जो है फर्स्ट लेयर है हार्डवेयर लेयर, क्योंकि सीपीयू में जो हार्डवेयर रहेगा अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स उस पर बनाने हैं तो उसके हिसाब से आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन भी हाई एंड रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अवर नॉर्मल मशीन. सो हार्डवेयर में आपका सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर हार्ड डिस्क जो रहेंगे वो आएंगे. इसके बाद का जो लेयर रहता है वो हाइपरवाइजर का लेयर रहता है. अब ये हाइपरवाइजर क्या है, जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो जो एनवायरमेंट है उसको हम लोग हाइपरवाइजर बोलते हैं. अब ये एनवायरमेंट कौन कौन प्रोवाइड करता है, इसके लिए प्रोवाइड करता है हाइपर-वी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके बाद जेन है सिट्रिक्स का, और ESX सर्वर है जो कि VMware प्रोवाइड करता है. तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे. अगर एक बार आप इस पे हार्डवेयर इंस्टॉल कर देते हो पर्टिकुलर कंपनीज के हिसाब से तो उसके बाद आपका एक एक मशीन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल मशीन. तो फिर ये वर्चुअल मशीन क्या करेगा, अपने लिए एक वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएट करेगा. सिंपली आपका मेन फिजिकल सर्वर अगर 32 GB का उसका रैम है और सपोज एक 20 TB का हार्ड डिस्क है तो उसमें से पर्टिकुलर एक 2 GB रैम ले लेगा, उसके बाद एक 10 GB का स्टोरेज ले लेगा, 50 GB का, जो कि आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. और आप ओएस लोगे या फिर हार्डवेयर सिलेक्ट करोगे, उस पर पर्टिकुलर ओएस भी इंस्टॉल करके जो चाहिए वो एप्लीकेशन आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हो. सो आपका मेन फिजिकल सर्वर के हिसाब से आप जितने चाहिए उतने वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो. सो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स मल्टीपल स्मॉलर वर्चुअल सर्वर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ लार्ज सर्वर्स फिजिकल एनवायरमेंट. VM allocates resources to each virtual server along with its own operating system, drivers, binaries, libraries and applications. These virtual servers are isolated from each other. अभी यहाँ पे एक फिजिकल मशीन पे आपने एक VM इंस्टॉल किया सपोज, और VM पे आपने एक 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी. तो हर एक वर्चुअल मशीन का अलग OS रहेगा, अलग वर्चुअल हार्डवेयर रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, उसको अलग से ड्राइवर्स रहेगा, बाइनरी रहेगा और लाइब्रेरीज जो एप्लीकेशन के लिए जरूरत है वो सब बातें हर एक मशीन में इंडिविजुअली बनी रहेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है. एक दूसरे के जो बाइनरीज रहेंगे, ड्राइवर्स रहेंगे, उसमें इफेक्ट नहीं करेगा ये. दिस सॉफ्टवेयर दैट इज वाइटल फॉर वर्चुअलाइजेशन इज कॉल्ड hypervisor. A hypervisor can be hardware, software or firmware based. Essentially, it is virtual layer that separates the physical server from the virtual machines and allows for multiple guest operating systems टू रन साइड बाय साइड विद इन दैट सिस्टम. एक ही आपका मशीन रहेगा, उसके ऊपर आपका जो हाइपरवाइजर प्रोवाइड करने वाला जो कुछ रहेगा, सिट्रिक्स रहेगा, VMware रहेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी रहेगा. सो आपको ये इंस्टॉल करना है, इसका एक अलग OS आएगा, तो ये आपको एक वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देगा जो कि आपका फिजिकल सर्वर से टोटली अलग रहेगा. फिजिकल सर्वर का जो कुछ भी OS है वो ये यूटिलाइजेशन में नहीं लेगा, इसका खुद का एक डिपेंडेंसीज बना देगा, ड्राइवर्स बना देगा, बाइनरीज बना देगा और ये यूटिलाइजेशन में ले आएगा. VMs can also update and modify the applications within their own space without affecting the applications on other virtual machines. If one VM becomes infected or corrupted, it will be kept separate from other virtual machines as well as host server.
The VM is not aware of malicious activity on other portion of the physical server they resides on. अभी ये जब हम लोग कोई फिजिकल मशीन पे VMs इंस्टॉल करते हैं तो एक जो VM है वो दूसरे VM के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं जानता है, ये टोटली आइसोलेटेड रहता है फ्रॉम ईच अदर। सो अगर कोई एक VM इन्फेक्टेड है या फिर करप्ट हो गया तो दूसरे VM पे इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसका OS जो है वो टोटली अलग रहेगा, इसका हार्डवेयर है जो अटैच किया रहेगा। सो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपका फिजिकल सर्वर पे अगर कोई हार्डवेयर आपका क्रैश हो जाए तो ही आपका जो इफेक्ट है वो वर्चुअल मशीन पे हो जाएगा, अदरवाइज नो। ईच VM हैज इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम सो इट कैन बी सोर्स हैवी एंड स्लो, ऑल्सो कंज्यूमिंग ग्रेट डील ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। अभी हम लोग एक फिजिकल मशीन पे दूसरी वर्चुअल मशीन, बहुत सारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं, तो फिर हर एक वर्चुअल मशीन का मैंने आपको बताया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का बनता है। तो अगर सपोज आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और वो बहुत ही हैवी है, तो अनफॉर्चुनेटली आपका VM पहले लोड करेगा आपके फिजिकल सर्वर पे और उसके बाद जाके आपका जो बहुत सारे मशीन्स रहेंगे तो ये मशीन्स एक एक करके चालू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है और इसके लिए जो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन रहता है वो थोड़ा हाई पावर बन जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप फिजिकल सर्वर की मेमोरीज यूटिलाइज कर रहे हो, हार्ड डिस्क यूटिलाइज कर रहे हो और वो भी वर्चुअलाइज हार्डवेयर बन के आपका वर्चुअल मशीन यूज कर रहा है। सो एक हद तक जो आपका फिजिकल मशीन पे जो हार्डवेयर है उसके ऊपर लोड बन जाता है और उसके बाद आपका जो इफेक्ट है वो वर्चुअल मशीन पे दिखना चालू हो जाता है। तो एक इम्पैक्ट जो है मशीन स्लो बनने का वो आपको दिखने को मिल सकता है। अब ये वर्चुअलाइजेशन जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो वर्चुअलाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं VMware, जो कि VMware जो कंपनी है वो अपना vSphere करके या फिर ESX सर्वर जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग VMware बोलते हैं। इसके बाद आता है Xen, इट्स बाय Citrix, Citrix जो कंपनी है वो Xen प्रोवाइड करती है। इसके बाद आता है Spark बाय Oracle, इसके बाद Hyper-V, इट्स बाय माइक्रोसॉफ्ट। KVM जो कि रेड हैट प्रोवाइड करता है, KVM स्पाइस करके है, वो कर्नेल वर्चुअलाइजेशन बनाने का काम करता है, लिनक्स का एनवायरनमेंट है। इसके बाद Amazon EC2 एक क्लाउड का एक पार्ट है। Amazon EC2 क्लाउड कंप्यूटिंग पे अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो Amazon EC2 एक बहुत ही अच्छा पार्ट है वर्चुअलाइजेशन के लिए और साइड बाय साइड ये क्लाउड पे भी है तो बहुत इफिशियंट है। उसके बाद है Proxmox, ये भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है अगर आपको वर्चुअलाइजेशन के लिए जाना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कंटेनराइजेशन। अभी सेम हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कंटेनराइजेशन। टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कंटेनराइजेशन वाज डेवलप्ड। This allows application to run in isolation while they are using the same system resources and the same operating system, since the resources are not wasted on running separate operating system tasks. Containerization allows for a much quicker lightweight deployment of applications. सबसे पहले होता क्या था VMware में, हम लोग VMware की एक अलग से OS होती थी जो कि आपका फिजिकल सर्वर रहेगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग VMs क्रिएट करते थे, तो अलग अलग VMs की एक खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनती थी। तो कहीं ना कहीं हद तक ये जो इम्पैक्ट है मशीन लोड करने के लिए, मशीन स्लो कर देता था, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, ये जो ड्रॉबैक है इसका, ये ड्रॉबैक रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कंटेनराइजेशन जो है इसका सोल्यूशन निकाला। अभी यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है, जो कि हर एक कंटेनर में हम लोग जो जो एप्लीकेशन रन करने वाले हैं तो एक दूसरे के साथ जो है वो आइसोलेट होता है। तो यहाँ पे जो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन होने वाला था या फिर डिस्क यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाला था वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि कंटेनराइजेशन की जो साइज रहती है वो बहुत ही कम रहती है एज कम्पेयर टू VM। अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ आएगा। यहाँ पे सबसे बॉटम वाला लेयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका बेसिक जो हार्डवेयर है, आपका फिजिकल मशीन पे जो कुछ हार्डवेयर लगेगा वो हार्डवेयर है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन में आएगा होस्ट OS। होस्ट OS यानी कि आपने अगर Hyper-V इंस्टॉल किया है तो Hyper-V का OS आएगा, अगर VM इंस्टॉल किया तो VM का OS आएगा। यहाँ पे कंटेनराइजेशन में आपका मेन OS आएगा। इसके बाद आपको हाइपर वर्जन आएगा, मतलब आपने VM या फिर Xen इंस्टॉल किया या फिर Hyper-V इंस्टॉल किया तो वो OS आएगा। तो इसके बाद कंटेनर इमेज आएगा डायरेक्टली कंटेनराइजेशन में। अभी इसके बाद ये 3 लेयर जो है वो आप समझ सकते हो कि सेम है दोनों में, यहाँ तक आपका जो लेवल है वो सेम है। अभी इसके बाद का लेयर जो है वर्चुअलाइजेशन में आता है गेस्ट OS और कंटेनराइजेशन में डायरेक्टली आता है बाइनरी ऑफ लाइब्रेरीज।
अब ये गेस्ट ओएस, सपोज आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो या फिर लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसके लिए मिनिमम आपका जो साइज लगेगा ओएस इंस्टॉल करने के लिए 6 से 8 जीबी तक का जाता ही जाता है। या फिर आप सपोज लो कोई आप मिनिमल इंस्टॉल किया है तो 4 जीबी तक का पकड़ लो। सो यहाँ पे जो है कंटेनर इंजन जो है, कंटेनर इंजन में ही ये ओएस इंस्टॉल हो जाता है, यही एक ही ओएस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। सो इसका जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है मेमोरी का और हार्ड डिस्क का, वो बच जाता है। इसके बाद बाइनरी और लाइब्रेरीज है वो एक दूसरे से कोई भी कनेक्ट नहीं होता है। इसकी तीनों की या फिर जितने भी आप इंस्टॉल करोगे वह उतने आपके कंटेनर्स इंजन जो रहेंगे उनकी बाइनरीज और लाइब्रेरीज अलग अलग रहेगी, आइसोलेटेड रहेगी। सेम आपका वर्चुअलाइजेशन में भी होगा। इसके बाद आप जो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो है गेस्ट ओएस, तो हर एक हाइपर वर्जन में या फिर वर्चुअलाइजेशन में जहाँ पे आपको अलग अलग ओएस इंस्टॉल करनी पड़ती थी, वो टास्क यहाँ पे रिड्यूस हो गया। और कंटेनर इंजन जो है उसकी जो इमेज की साइज रहती है वो बहुत ही लाइट वेट रहता है। सो ये लोड करने में भी फास्ट रहेगा और आपको आउटपुट भी बहुत जल्दी मिलेगा। Each container image could be only a few megabyte in size, making it easier to share, migrate, and move. A container engine can easily manage large number of containers, so we can create, add, or remove containers as needed. The maintenance of containers is also simplified since we need to update, patch, and fix bugs only on one operating system. मतलब वर्चुअलाइजेशन में आपको सभी एप्लीकेशंस की कुछ ओएस अगर अपडेट आया रहेगा, सपोज आपने 3 विंडोज सिस्टम विंडोज सर्वर्स बनाए हैं वीएम पे और तीनों पे आपको अपडेट करना है, तो आपको इंडिविजुअली जाके 3 मशीन्स का जो है वो ओएस है वो अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन कंटेनराइजेशन में आप एक ही ओएस यूज कर रहे हो, कंटेनर इमेज जो है कंटेनर ओएस है वो यूज कर रहे हो। सो आपको एक ही इमेज अपडेट बनानी है। सो ये टोटली इसके ऊपर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जितने भी सर्वर्स आपने बनाए वो सब वो जो है वो अडेप्ट कर लेगा। सो आपको अगर मॉडिफाई भी करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो भी आप इजीली कर सकते हो क्योंकि इसकी जो साइज है ऑलरेडी स्लो है। अगर आपने कभी वीएम पे वर्चुअलाइजेशन के लिए काम करके देखा है तो उसके आपको कुछ इफेक्ट दिखेगा कि हर टाइम पे जो प्रोसेस होने के लिए टाइम लगता है वो सबसे ज्यादा रहता है। सो कंटेनर में आपको नया इमेज क्रिएट करने के लिए भी उससे कम टाइम लगता है। Container decreases hardware cost since the allocation of multiple applications to the same hardware improves hardware utilization. अभी आप वर्चुअलाइजेशन में फिर से वही पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्चुअलाइजेशन में आप अलग अलग ओएस बना रहे हो, हर एक ओएस को आप रैम असाइन कर रहे हो। आपको अगर एप्लीकेशन फास्टली काम करना है तो 4 जीबी रैम असाइन कर रहे हो। सो आपका जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बन जाता है आपके वर्चुअलाइजेशन पार्ट में, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में। सो कंटेनराइजेशन में ऑलरेडी आपको बाइनरीज लाइब्रेरीज जितनी है उतनी ही लगेगी क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो ओएस है वो सेम है, वो बॉटम लेयर पे बनी हुई है। सो उसके ऊपर आपको कुछ खर्च नहीं करना है। सो आपकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सो आपका लोड कम हो जाएगा तो फिर आपको प्रोसेसिंग पावर भी कम लगेगी, सो प्रोसेसर भी कम लगेगा। सो ओवरऑल जो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन है आपका कम हो जाएगा और अगर आपका सेम हार्डवेयर है तो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाएगा। सो ये एक एडवांटेज है कंटेनराइजेशन का। सो अभी आपके मन में डाउट आया रहेगा कि मैं कंटेनर भी कुछ हद तक अपने काम के लिए सही है और वर्चुअलाइजेशन में भी अपने काम के बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग किस चीज के लिए जाए? कंटेनर पे काम करूँ, मैं कंटेनर इंस्टॉल करके उस पे काम करूँ, उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँ, या फिर वर्चुअलाइजेशन का कोई इन्वायरमेंट लेके जेन लेके हाइपर-वी लेके या फिर ESX सर्वर लेके VMware लेके मैं उस पे काम करूँ। तो ये डाउट आपके मन में आता है, सही है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। द आंसर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन सेवरल डिफरेंट पॉइंट्स। अभी एक पॉइंट कौन से है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन नीड्स, requirements and purpose of business and applications, but to choose the one that will best suit the user's need, we'll look at the following points. अभी आप कौन सा एप्लीकेशन रन करने वाले हो, आपको किस टाइप का बिजनेस रन करना है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके बिजनेस के लिए, या फिर आपका जो एप्लीकेशन आप रन करने वाले वो कौन से बेसिस पे आपने एप्लीकेशंस बनाए, कौन सी रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए वो आपने एप्लीकेशंस बनाए। ये सब चीजें जो है वो मायने रखती है आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको वर्चुअलाइजेशन के लिए जाना है या फिर कंटेनराइजेशन के लिए जाना है। सपोज आपने एक एप्लीकेशन बना दिया और आपको वो एप्लीकेशन एज इट इज रखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आप वर्चुअलाइजेशन के लिए जा सकते हो। अब कंटेनर में क्या रहेगा, कंटेनर में आप एप्लीकेशंस जो है वो साइमल्टेनियसली चेंज करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए वो
अपडेट करने के लिए बहुत ही ईज़ी टास्क पड़ेगा कंटेनराइज़ेशन में। सो आप कंटेनराइज़ेशन के लिए उस टाइप में अगर आपको अचीवमेंट करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है, वो हर बार चेंज होती रहेगी या आपको हर बार एप्लीकेशन आपका रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और री-अपलोड करना पड़ेगा। सो द कंटेनराइज़ेशन इज़ बेस्ट फॉर दैट टाइप्स ऑफ नीड और रिक्वायरमेंट। अभी यही सब चीज़ें हम लोग एक सॉर्ट करके पार्ट वाइज़ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फर्स्ट फैक्टर जो है स्पीड है। The container starts immediately since the operating system is already up and running, so the application will start up without any noticeable delay. On the other hand, virtual machine need to start the entire operating system, which includes the full boot process. It will take much longer than it would for container. अभी आपको तो अच्छी तरीके से पता हो गया रहेगा कि वर्चुअलाइजेशन में हर एक वर्चुअल मशीन पे अलग ओएस रहता है। सो आपको पता है अगर विंडोज रहेगा तो 4 से 5 मिनट तो ऐसे ही ले लेगा उसको ऑन होके स्टेबल होने तक। तब तक आपका जो कंटेनर है वो एक नई साइट अपलोड करके डिप्लॉय करके उसका प्रॉपर्ली होस्टिंग भी हो जाएगा। सो ये जो टाइम डिफरेंस है या फिर स्पीड गैप है वो आपको कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो ये जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से भी आपको कौन सी टाइप का स्पीड चाहिए इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको आपका एप्लीकेशन अगर स्पीड में आपको बूट होना चाहिए, आपको लाइव होना चाहिए तो आप कंटेनर के लिए जा सकते हो। इसके बाद है रिसोर्सेज। VM uses more resources as virtual servers run separate operating systems. Virtual machines consume memory even when they aren't running any user processes. Hence, certain amount of overhead is created, causing more resources to be used. When it comes to containers, they can start up pretty quickly, so their memory consumption doesn't increases. अभी आप जितना हार्डवेयर ज्यादा यूज करोगे उतना आपका मेमोरी कंजम्पशन जो है प्रोसेसर पावर है वो ऑलमोस्ट बढ़ेगा। और सपोज VM पे आपने 4 मशीन्स बनाए हैं तो फिर हर एक की अलग अलग ओएस रहेगा और आपका VM का भी अलग से ओएस है, आपका VM का भी सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली रन कर रहा है सब VMs को और आपका एक एप्लीकेशन बंद भी है तो फिर उसके लिए जो अलोकेटेड मेमोरी है हार्ड डिस्क है उसको सेपरेट रखने के लिए, आइसोलेटेड रखने के लिए VM को इवन ज्यादा ट्राई करना पड़ता है क्योंकि ये यूज में नहीं रहता है। अगर यूज में नहीं रहता है तो ये एम्प्टी दिखेगा या फिर अनयूज में दिखेगा। तो सो कोई इसको यूज में ना ले। सो हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबल है। सो इसको अवॉइड करने के लिए VM और भी लोड लेता है तब जाके उसका यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस जो है वो स्लो कर देगा। इसके अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें कंटेनर्स का तो ये प्रीटी क्विक है, झट से चालू हो जाएंगे। सो आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सिंपली ये एक ओएस पे काम कर रहा है। इसके बाद है सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन। ईच वर्चुअल मशीन कैन इंटरकॉर्पोरेट विथ इट्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिंस दे आर रनिंग इन फुल्ली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। वन इन्फेक्टेड वर्चुअल मशीन विल नॉट अफेक्ट अनदर वन। अभी हर एक वर्चुअल मशीन अलग है, उनका हार्डवेयर भी वर्चुअलाइज किया गया है, वर्चुअलाइज डिवाइड करके हार्डवेयर दिया है उनको। सो एक में अगर वायरस भी लग जाता है, अगर गलती से कुछ इफेक्ट हो जाते तो ओएस में कुछ पैच का डिफेक्ट आ जाता है तो एक ओएस करप्ट हो जाएगा, ना कि पूरा VMware करप्ट हो जाएगा या फिर उसके पूरे VMs करप्ट हो जाएंगे। सो ये एक एडवांटेज है VMware का एज पर सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन पर्सपेक्टिव। इसके बाद कंटेनर्स ओनली आइसोलेट डेटा एंड एप्लीकेशंस एट द प्रोसेस लेवल। दे प्रोवाइड लेस सिक्योर एनवायरनमेंट एंड डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑफ द होस्ट सिस्टम। यहाँ पे आपकी जो होस्ट सिस्टम है जहाँ पे आपने कंटेनर्स इंस्टॉल किए हैं तो ये जो कंटेनर्स जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है वो सिस्टम ही आपकी खाली सिक्योर होती है। उसके बाद आप कंटेनराइजेशन में ज्यादा कुछ सिक्योरिटी लेयर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते और एक ही सिक्योरिटी पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे हो। तो आपकी जो होस्ट कंटेनर इमेज है वो अगर इफेक्टेड हो जाती है तो इनडायरेक्टली वो आपके जितने भी कंटेनर इमेजेस रन कर रहे हैं, आप जितने भी एप्लीकेशंस कंटेनर्स पे रन कर रहे हो सभी इफेक्टेड हो जाएंगे। तो एज पर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव VMware is the better choice. Portability and application sharing. Container images are much smaller than virtual machines. They are easier to transfer and save space on the host file system. Virtual machines, on the other hand, need to have a copy of whole operating system, include the kernel, system libraries, configuration files, etc. अगर आपने VM में विंडोज का एक मशीन इंस्टॉल किया है तो आप देख सकते हो आपके नॉर्मल मशीन में जितने भी प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे उतना स्पेस आपका टोटल यूटिलाइजेशन होगा VMware के वर्चुअल मशीन पे। सो एक हद तक जो फुल साइज की अगर हम लोग बात करें तो वर्चुअल मशीन में साइज का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंटेनर्स, बिकॉज कंटेनर का इमेजेस तो मेगाबाइट्स में रहता है और वर्चुअल मशीन्स की देखें तो हम लोग GBs में रहेगा और नॉट इन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में ही रहेगा इसका जितना भी फाइल स्पेस है वो। द नेक्स्ट वन इज शेयरिंग एप्लीकेशंस थ्रू VM इज नॉट पॉसिबल। कंटेनर इमेज कैन बी शेयर्ड in any manner of ways, and there are a number of application sharing hubs on the internet. Virtual machine images do not have such centralized hubs and would usually
नीड टू बी अपलोडेड टू अनदर सर्वर इंस्टेड। अभी कंटेनराइजेशन में होता क्या है कि कंटेनराइजेशन के जितने भी इमेजेस है वो आप डायरेक्टली उसका जो है कंटेनराइजेशन से इमेजेस आपका जो एप्लीकेशंस का जो भी बैकअप रहेगा वो इजीली निकाल के दूसरे एनवायरनमेंट पे दूसरे कंटेनर पे इजीली डाल सकते हो। लेकिन VMware में ऐसा नहीं होता। आपको सेपरेटली एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको ये माइग्रेट करना पड़ेगा। सपोज आपको क्लाउड माइग्रेशन भी करना है तो ये VMware पे जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस बने हुए हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जबकि आपको आपका माइग्रेशन करना पड़ता है। Operating system requirements. If business needs to run multiple applications that requires the full functionality of a dedicated operating system, a virtual machine is best option. However, if most of applications have the same operating system requirement, the containers would be much more practical solutions. अभी सपोज आपके पास 10 एप्लीकेशन है जो कि आपको होस्ट करना है और 10 एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म है होस्टिंग का वो अलग अलग है। कुछ के लिए लिनक्स रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए विंडोज है या फिर विंडोज के कुछ स्पेसिफिक वर्जन है सर्वर के वो लगने वाले। सो VMware पे आप एक ही VM पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के जो आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से आप OS डाल के आप होस्टिंग है आपका या फिर सर्वर बनाना है वो आप कर सकते हो। लेकिन कंटेनराइजेशन में क्या होगा कि आपका एक ही कंटेनर इमेज रहेगा, तो इन शॉर्ट आपका एक ही OS रहेगा। सो एक OS पे जितने आपके एप्लीकेशंस है उतने ही आपके एप्लीकेशंस जो है वो कंटेनर में रन हो सकते हैं एक सिंगल कंटेनर में। सो वर्चुअलाइजेशन में आप मल्टीपल जो है वो सर्वर्स मल्टीपल OS के रिलेटेड जितने भी सर्वर्स है वो आप बना सकते हो। सो वर्चुअल मशीन्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस or such types of requirement. Now the next one is application lifecycle. Containers are highly suitable for short-term application needs as they can be set up quickly, are portable, and can start up much faster. Containers should be used when the biggest priority is maximizing the number of application running on minimal amount of servers. आपके बहुत सारे applications है जो minimal requirement पे अगर run करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम VMware में वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि VMware लोड होने में खुद के लिए इतना टाइम लेता है। तो आपके इतने बड़े इतने मल्टीपल्स ऑफ एप्लीकेशंस रहेंगे इतने सारे रन कराने के लिए इसको बहुत सारे VMs क्रिएट करने पड़ेंगे और इनडायरेक्टली आपके सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आएगा। तो इस हालत में इस ऐसी सिचुएशंस में कंटेनर्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। VMs आर far better suited for the application that needs to be used for an extended period of time since they run in a virtualized environment that is more robust and versatile। यहाँ पे आप कि अगर सिक्योरिटीज की बात करें या फिर अगर आप कोई एक एप्लीकेशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो एक आपका जो सर्वर बनेगा या फिर जो आपका OS रहेगा पर्टिकुलर OS तो वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसी हालत में आपको VM इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके अगर एप्लीकेशन में बार बार चेंजेस होते रहेंगे तो आपको इनडायरेक्टली OS पे उसका अपडेट OS अगर सेम रहेगा और आपके एप्लीकेशन में बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे तो कंटेनर इज द बेस्ट ऑप्शन। बट एक बहुत ज्यादा टाइम के लिए आपको एप्लीकेशन रन कराना है सेम OS पे तो VM इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी देखते हैं कि कौन सी कंपनीज है जो कि कंटेनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है डॉकर, उसके बाद आता है कुबरनेटिस जो कि प्रोवाइड करता है गूगल, उसके बाद है कोर OS, इसके बाद रेड हैट है जो कि लिनक्स का कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अजूर कंप्यूटिंग सर्विस भी है। इसके बाद हम लोग ने VMware में अमेजोन का EC2 इंस्टेंस देखा था, यहाँ पे EC2 कंटेनर सर्विस है जो कि कंटेनराइजेशन में आता है। इसके बाद IBM भी पीछे नहीं है ये सब कंपटीशन में क्योंकि IBM भी अपना ब्लूमिक्स करके जो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है वो लेके आया और VMware जो कि सिर्फ वर्चुअलाइजेशन के लिए जाना जाता था उसने भी अभी कंटेनराइजेशन में अपना एक प्लस पॉइंट दिया है, वो vSphere इंटीग्रेटेड कंटेनर्स करके है जो कि कंटेनराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम लोग और एक ऑप्शन के लिए जाते हैं। अगर आप ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो उसके लिए आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है हाइब्रिड सॉल्यूशन। इट कैन कंबाइन देम बाय पुटिंग अ वर्चुअल मशीन इनसाइड अ कंटेनर और अ सिंगल कंटेनर इनसाइड अ वर्चुअल मशीन और मल्टीपल कंटेनर्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन। अभी कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट जो है अभी आपको सेम OS है, अभी एक VM पे आप मल्टीपल OS इंस्टॉल करते थे और उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते थे। अभी VM पे आप कंटेनर इंस्टॉल करके कंटेनर पे अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए सेम OS लगने वाला है, रिक्वायरमेंट कम है तो फिर एक कंटेनर यूज करके आप उसके ऊपर मल्टीपल जो है वेबसाइट या फिर मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हो। तो एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है आपका मेन कंटेनर पे अगर आप वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड कंटेनर आर्किटेक्चर। तो इसके लिए भी आप जा सकते हो लेकिन इसके लिए आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको अगर वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में आप अगर बहुत अच्छे हो तो ये आप ये ऑप्शन जो है
वो ट्राई करो, अदरवाइज प्लीज अवॉइड दिस। तो इन शॉर्ट हम लोग लास्ट में एक बार कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन का जो डिफरेंस है वो क्विकली देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग एक वन बाय वन चेक करेंगे। So virtualization is more secure and fully isolated. Other hand, containerization is less secure and isolated at the process level. At the virtualization, heavyweight, high resource uses, and the containerization side, lightweight, less resource uses. At the virtualization, hardware level virtualization is carried out, and the containerization operating system virtualization is carried out. In virtualization, each virtual machine runs in its own operating system, and the container side, all containers share the host operating system. And the virtualization startup time in minutes and slow provisioning. On the other hand, containerization startup time is millisecond and quicker provisioning. So दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन। दोनों वे अपने अपने एरिया में बेस्ट है। आपकी यूटिलाइजेशन, आपके रिक्वायरमेंट और आपकी नीड के हिसाब से आप दोनों को डिफरेंशिएट करके आपका जो एनवायरमेंट है आप क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल पे नए हो तो नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।